आपको बताना है कि प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है पर लागू करने की नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कानून के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो लोग हैं वो कैसे भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, केवल कुछ धनी वयस्कों को वोट देने के अधिकार है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, भारत में कैसा लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष है लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, राजतंत्र है या फिर कुलीन है। तो बताना है आपको यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है भारत में। तो भारत में हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल का क्या महत्व होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, नए बजट की घोषणा करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कार्यपालिकाओं पर अंकुश रखना और जानकारी प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विपक्षी दलों को निलंबित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चुनाव प्रचार करना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्यपालिका पर अंकुश रखना और जानकारी प्राप्त करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि अनुच्छेद 17। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया नेपाल में राजतंत्र पूरी तरह समाप्त होकर लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। मतलब नेपाल में जब राजतंत्र पूरी तरह समाप्त होकर के लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, 2006 में, या फिर 2008 में, या फिर 2010 में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005 में। बताइए आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि 2008 में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति कौन देता है। पहला ऑप्शन है हमारा जिला परिषद, दूसरा हो जाएगा ग्राम सभा, तीसरा हो जाएगा सरपंच, चौथा हो जाएगा तहसीलदार। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ग्रामीण प्रशासन में ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है। मुख्य कार्य किसका है, तहसीलदार का है, सरपंच का है, पटवारी का है, या फिर जिलाधिकारी का है। ग्रामीण प्रशासन में ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है। तो ये कार्य जो है पटवारी का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना होता है, या फिर ज़मीन से जुड़े विवादों को निपटारा करना होता है, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा पुलिस स्टेशन चलाना होता है, या केवल कर वसूलना होता है। बताइए तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है ज़मीन से जुड़े विवादों को निपटारा करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा नागरिक अधिकारों का दावा कर सकें, यह राज्य पर बाध्यकारी है, केवल सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार होने चाहिए, या फिर केवल मतदाता और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, सेना और पुलिस को नियंत्रित करना। आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। नागरिक अधिकारों का दावा कर सकें और यह राज्य पर बाध्यकारी हो। अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार संपत्ति में किसका अधिकार बराबर है, केवल पुत्रों का, केवल अविवाहित पुत्रियों का, माता पुत्र और पुत्रियों का, या फिर केवल पिता और बड़े बेटे का। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माता पुत्र और पुत्रियों का। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया नगर निगम के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा खंड कहा जाता है, या फिर जिला कहा जाता है, या वार्ड कहा जाता है, या फिर तालुका कहता है। नगर निगम के क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो जो नगर निगम के क्षेत्र होते हैं वो होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर कहा गया संविधान की वह विशेषता क्या कहलाती है जहाँ सरकार एक से अधिक स्तर होते हैं। कौन से होते हैं, धर्मनिरपेक्षता होती है, संघवाद होती है, संसदीय शासन होता है, या फिर शक्तियों का पृथक्करण होता है। बताना है आपको संविधान की वह विशेषता क्या कहलाती है जहाँ सरकार से एक अधिक स्तर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है यानी कि संघवाद। अगला हमारा है प्रश्न नंबर
13 यहाँ पर कहा गया यदि न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान विरुद्ध पाती है तो उसे रद्द करना क्या कहलाते हैं? तो न्याय सक्रियता कहलाती है, न्याय पुनरीक्षण कहलाती है, अपील क्षेत्राधिकार कहलाती है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार कहलाती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण कहलाती है। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अदर इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि CDP के प्रीवियस ईयर, EVS के, हिंदी के सारे हमने करा रखे हैं, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है 1997 में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कौन से निर्देश दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा DK बसु निर्देश दिए गए हैं, या फिर विशाखा निर्देश दिए गए हैं, सरकारी निर्देश दिए गए हैं, या फिर निर्भया निर्देश दिए गए हैं। बताइए इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखा निर्देश दिए गए हैं। अगला हमारा है सॉलिटी पर क्या अर्थ है? सॉलिडेरिटी पर क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब विरोध प्रदर्शन करना, या फिर जागरूकता बढ़ाना, या फिर एकता का प्रदर्शन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा विज्ञापन देना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एकता का प्रदर्शन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है प्राचीन काल में अखेटक या खाद्य संग्रहालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा नए राज्य की स्थापना करने के लिए, संसाधनों की समाप्ति और जानवरों का पीछा करने के कारण, या फिर मंदिरों के निर्माण के लिए, या फिर राजा की आज्ञा के लिए। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसाधनों की समाप्ति और जानवरों का पीछा करने के लिए। बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 जो कि है जरा यहाँ पर क्या आ जाए खेती और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है खेती और पशुपालन के जो प्राइमरी आपको साक्ष्य बताने हैं कहाँ से मिले। सबसे पहले कहाँ पर मिला था प्राचीनतम, सबसे पुराने? भीमबेटका में मिले थे, या फिर मेहरगढ़ में मिले थे, लोथल में मिले थे, या फिर इमाम गांव में मिले थे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। खेती पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ क्या है? पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर है, हाथ है, पत्ता है, कलम है। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा इसका हाथ। मेनु शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ। पांडुलिपि में मेनु शब्द का अर्थ होता है हाथ। अगला हमारा है किस पुरासाण स्थल में राख के अवशेष मिले हुए हैं? पुरासाण, तो पहला ऑप्शन है हमारा कुरनूल गुफाएं, या फिर भीमबेटका, या फिर पटने, या फिर हुंसगी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला वाला यानी कि कुरनूल गुफाएं में मिले हैं पुरासाण स्थल के राख के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखना पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। यहाँ पर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहाँ पर डॉकयार्ड मिला है। पहला ऑप्शन है हमारा हड़प्पा है, या फिर कालीबंगन है, या फिर लोथल है, या फिर मोहनजोदारो है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया मगध साम्राज्य की सफलता का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? बताइए जोग्राफिकल एरिया का रीजन क्या था। तो पहला है गंगा और सोन नदी के, या फिर लोहे की खदानें, या फिर हाथी और लकड़ी जैसे संसाधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका कारण। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सारे ही कारण थे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर है अशोक के धम्म में मुख्य रूप से क्या मिला था? अशोक के धम्म में मुख्य रूप से क्या शामिल था? तो मूर्ति पूजा थी, पशु बलि और कर्मकांड था, नैतिक व्यवहार और बड़ों का आदर था, या केवल युद्ध की शिक्षा थी। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नैतिक व्यवहार और बड़ों का आदर था। अगला है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया महायान युद्ध बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बुद्ध की उपस्थिति केवल संकेतों से दिखाई जाती थी, या फिर बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, या निर्वाण का महत्व नहीं था, या केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया समुद्रगुप्त का दक्षिणापंथ नीति क्या थी? राजाओं का विलय करना, हार कर पुनः शासन की अनुमति देना, सभी राज्यों का भू विभाजन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल कर वसूलना। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा बी वाला यानी कि हार कर पुनः शासन की अनुमति देना। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया चोल वंश में वेन्नाल वगाई किस प्रकार की भूमि थी?
तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गैर ब्राह्मणों किसान स्वामियों की भूमि, या फिर आगे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय के लिए भूमि, या फिर जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। अगला हमारा प्रश्न नंबर 26, यहाँ आईन अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो बताना है कमेंट में कौन सा भाग है। अगला हमारा है मुगल प्रशासन में जात क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता था, ये सैनिकों की संख्या को दर्शाता था, या पद और वेतन को दर्शाता था, धर्म को दर्शाता था, या फिर घुड़सवारों की संख्या को। बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद और वेतन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28, दक्षिण भारत में नए नार संतों की संख्या कितनी थी, 12 थी, 63 थी, बताना है आपको, या 100 थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 25 थी। दक्षिण भारत में नए नार संतों की संख्या कितनी थी, तो ये संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 63 थी। कितनी, 63। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय समतलों के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 23.5 डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, 66 डिग्री का बनाता है, या 45 डिग्री का बनाता है। तो बताइए पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो 29 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66.5 डिग्री। देखते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर, जो कि है अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते समय वायुमंडल की परत का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही क्रम होगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और लास्ट में आएगा हमारा बाहिर मंडल। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 31 नंबर, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का वह उद्देश्य क्या है जो राज्य पर बाध्यकारी है। बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा नागरिक अपनी मर्जी से अधिकार छोड़ सकते हैं, या फिर दूसरा है हर सत्ता और संस्थान के लिए ये अधिकार बाध्यकारी हो जिसे कानून मानने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा केवल निजी संस्थाओं पर लागू होना, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा केवल युद्ध के समय लागू होना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि हर सत्ता और संस्था के लिए ये अधिकार बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर है देखिए विशाखा निर्देश यानी कि विशाखा गाइडलाइंस का संबंध महिलाओं की सुरक्षा के किस क्षेत्र से है। तो पहला ऑप्शन है हमारा घरेलू हिंसा के बचाव से है, या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के हैं, या ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति के समान अधिकार से है, या ऑप्शन नंबर डी है निःशुल्क शिक्षा से है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। अगर आप जानते हैं सवालों का आंसर तो कमेंट में अपने जवाब देते रहिए, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि एग्जाम मॉक टेस्ट आपको कुछ आता है या नहीं आता है, चेक करते रहिए आप। तो तीसरा वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ये महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 34। यहाँ पर कहा गया कोस्टा रिका उपागम के तहत सरकार ने किस पर खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश करने का निर्णय किया। तो पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पर, या फिर सेना पर या सैन्य बल पर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विदेशी व्यापार पर, या फिर मनोरंजन पर। तो बताना है आपको किस पर खर्च किया है। तो किस पर खर्च किया है, हमारा सैन्य बल पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर कहा गया संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को क्या सुनिश्चित करवाता है। रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करवाता है, समान और निःशुल्क विधि सहायता देता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुक्त भोजन देता है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समान और निःशुल्क विधि सहायता, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें,
जिससे जो है मोटिवेशन बना रहता है, मुझे भी काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर कहा गया सरकार द्वारा किसी समाचार या फिल्म के प्रसारण को रोकना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक विज्ञापन, दूसरा हो जाएगा सेंसरशिप, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनसंपर्क, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संघवाद। तो बताना है आपको सरकार द्वारा किसी समाचार या फिल्म के प्रसारण को रोकना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा बताइए। तो ये हमारा कहलाएगा सेंसरशिप, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 37। यहाँ पर कहा गया एक मिनट, तावा मत्स्य संघ का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा नए बांध बनाने के लिए, दूसरा है विस्थापितों के मछली पकड़ने के अधिकार की रक्षा के लिए, या फिर वनों की कटाई रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विस्थापितों के मछली पकड़ने के अधिकार के रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ का गठन मुख्य रूप से किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। देखिए यहाँ पर कहा गया मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है केरल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में। बताना है आपको मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो ये होगा हमारा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 39। यहाँ पर कहा गया लोकतंत्र में एजेंडा सेट करने से मीडिया का क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में एजेंडा सेट करने से मीडिया का तात्पर्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला वाला गलत, लेकिन इस समय की मीडिया यही कर रही है। अगला हमारा है महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनकर उन पर जन जागरूकरण बढ़ाना, मतलब जन जागरूकता को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा केवल सरकार की तारीफ करना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विज्ञापन बेचना। आपको बताना है निम्नलिखित में से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दों को चुनकर उन पर जन जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल शिक्षित लोगों को वोट का अधिकार, या फिर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार, या केवल संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल पुरुषों को वोट का अधिकार। तो बताना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके सीटेट में जो है सारा खेल पीवाईक्यू का होता है, जो जितने अच्छे से पीवाईक्यू कर लेगा उसका एग्जाम उतनी आसानी से निकल जाएगा। अगर आप अन्य सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, जैसे कि सीडीपी का हो गया, ईवीएस के 100 क्वेश्चन हैं, तो उन सबको आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के एक बार देखिए, पीवाईक्यू से ही आपका एग्जाम निकलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला है प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर कहा गया दक्षिण भारत के 12 अलवर संत किसकी भक्ति के गीत गाते हैं। शिव के गाते हैं, या फिर विष्णु, या फिर बुद्ध के, या फिर शक्ति के। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के 12 अलवर किसके गुण गाते हैं। तो विष्णु के, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर कहा गया चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव किस प्रकार की भूमिका थी, मतलब किस प्रकार की भूमि थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विद्यालय में रखरखाव के लिए, या फिर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, या फिर जैन संस्थाओं को दी गई भूमि थी, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंदिर को दान की गई भूमि थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चोल काल का है, तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेव। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, चोल काल के समय का है ये। अगला है प्रश्न नंबर 43। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया अकबरनामा के लेखक अबुल फजल अकबर के क्या थे। पहला ऑप्शन है सेनापति थे, दूसरा है दरबारी मित्र, या फिर इतिहासकार, दरबारी मित्र एवं इतिहासकार थे। अगला ऑप्शन है हमारा वित्त मंत्री थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक गुरु थे। बताना है आपको अकबरनामा के लेखक अबुल फजल अकबर के क्या थे। तो अकबर के क्या थे ये, अकबर के थे ये दरबारी मित्र और इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया अमर जीवन गाथा किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ताराबाई शिंदे ने, या फिर सुल्ताना बेगम ने,
या फिर राज सुंदरी देवी ने या मुमताज अली ने। बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा राज सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राज सुंदरी देवी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर कहा गया समुद्रगुप्त की दक्षिणापंथ नीति के तहत 12 राजाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा राज्यों का विलय कर लिया गया था, हारने के बाद पुनः शासन करने की अनुमति दी गई थी, या फिर जेल में डाल दिया गया था, या फिर देश से निकाला दिया गया था। बताइए क्या किया गया था राजाओं के साथ। तो उनको क्या किया था, हारने के बाद पुनः शासन करने की अनुमति दी गई थी। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 46। यहाँ पर कहा गया कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षा का समर्थन किसने किया। सैयद अहमद खान ने किया, मुमताज अली ने किया, रुकैया हुसैन ने किया, या फिर बेगम हजरत महल ने किया। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुमताज अली ने किया था। कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के महिला शिक्षा का समर्थन किया था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 47। यहाँ पर कहा गया प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से किस पर लिखी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लोहे की चादरों पर, ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर, ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा कागज़ के बड़े बंडलों पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पत्थरों पर। बताना है आपको प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से किस पर लिखी जाती थी। तो प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ मुख्य रूप से ताड़ के पत्ते या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर कहा गया हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा लोथल और कालीबंगन से, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि हड़प्पा से, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धोलावीरा से। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से और कालीबंगन से। ध्यान रखना कौन से, लोथल और कालीबंगन से। चलते हैं आगे हमारा प्रश्न नंबर 49 की ओर बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया ऋग काल में दस्यु किन्हें कहा जाता था। तो ऋग काल में दस्यु किन्हें कहा जाता था। पहला ऑप्शन है हमारा जो रथ चलाते थे, या फिर स्थानीय लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, ऐसे लोगों को दस्यु कहा जाता था, या फिर जो वेदों की रचना करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो राजा के सैनिक थे। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर यही हो जाएगा हमारा स्थानीय लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे, तो उनको हम लोग बोलते थे दस्यु। ऋग काल में जो उनको क्या बोला जाता था, दस्यु बोला जाता था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 50। यहाँ पर कहा गया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ रंग संघर्ष करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ प्रमुख संघर्ष करने वाले नेता रोजा पार्क्स थे, नेल्सन मंडेला थे, या फिर मार्टिन लूथर किंग थे, या फिर महात्मा गांधी थे। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला। काफ़ी फेमस है ये, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही चाहिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 51। यहाँ पर कहा गया प्राचीन स्थल मेहरगढ़, प्राचीन जो स्थल है मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। भारत के गुजरात में स्थित है, या फिर पाकिस्तान में बोलन दर्रे पर है, या फिर अफगानिस्तान में है, या नेपाल में। बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो प्राचीन स्थल मेहरगढ़ है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के बोलन दर्रे पर स्थित है। ध्यान रखना कहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे पर स्थित है, बोलन दर्रे के पास। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 52। यहाँ पर कहा गया उत्तर भारत के गाँव में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत के गाँव में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है। ग्राम भोजक कहा जाता है, गृहपति कहा जाता है, दास कर्मकार कहा जाता है, या फिर वेल्लार कहा जाता है। तो बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। उत्तर भारत में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता है। ध्यान रखना गृहपति कहा जाता है। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 53। यहाँ पर कहा गया संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द मूवेंदर क्या अर्थ है। मूवेंदर का अर्थ बताना है आपको। जो संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द है मूवेंदर, उसका अर्थ क्या है। 3 दास हो जाएगा, या फिर 3 मुख्य हो जाएगा, मतलब चोल, चेर और पांडे, या फिर 3 देवता हो जाएगा, या फिर 3 सैनिक हो जाएगा। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो साफ साफ आपके सामने आंसर दिख रहा है। 3 मुख्य यानी कि चोल, चेर और पांडे, यही ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है। बाकी ये 3 दास, 3 देवता, 3 सैनिक, ये कॉमन बात लग रही है, तो ये वाले ही हो जाएंगे चोल, चेर और पांडे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। सौरमंडल में दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है। बताना है आपको। जो सौरमंडल है उसमें दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी का स्थान कौन सा है। दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा है, या
पाँचवा है। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, अगर आप सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तीसरे स्थान में, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 55। यहाँ पर कहा गया सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रहों की परिक्रमा अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो परिक्रमा अवधि होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहों की। तो घट जाती हैं या फिर बढ़ती जाती हैं या फिर समान रहती हैं या पहले बढ़ती हैं फिर घटती हैं। कई बार रिपीट क्या हो क्वेश्चन है एग्जाम में, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 56। यहाँ पर कहा गया पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ में, कक्षीय समतल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 23.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का, 90 डिग्री का या 45 डिग्री का। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री का। ये भी बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आ ही जाते हैं हर बार। तो ये वही क्वेश्चन है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 57। वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। आपको बताना है वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। समताप मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, मध्य मंडल में होती हैं या बाह्य मंडल में होती हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मतलब जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 58। यहाँ पर कहा गया इंसोलेशन की मात्रा पृथ्वी पर कहाँ सबसे अधिक होती है। यानी कि आतपन इंसोलेशन की मात्रा बतानी है आपको। पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होती है। ध्रुवों पर होती हैं, भूमध्य रेखा पर होती हैं, कर्क रेखा पर होती है या फिर मकर रेखा पर होती हैं। बताना है आपको कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य रेखा पर होती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 59। यहाँ पर कहा गया यूनानी लोग किस प्रसिद्ध बंदरगाह को बेरीगाज कहते थे। बताना है आपको बेरीगाज किसको कहते थे यूनानी लोग। पहला ऑप्शन है हमारा लोथल को कहते थे, दूसरा है भरूच को कहते थे या फिर मुद्रे को कहते हैं या फिर विशाखापट्टनम को कहते हैं। बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो किसको हो जाएगा, भरूच को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 60। पुटिंग आउट सिस्टम यानी कि दादन व्यवस्था का संबंध किससे है। पुटिंग आउट सिस्टम का संबंध किससे है। भारी उद्योग से है, हैवी इंडस्ट्रीज से है या फिर बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल एवं तैयार माल के लेन देन से है या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा शेयर बाजार से है या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सरकारी कर प्रणाली से है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल एवं तैयार माल के लेन देन में मतलब जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुटिंग आउट सिस्टम। संबंध है इसका, पुटिंग आउट सिस्टम का संबंध बुनकरों और व्यापारियों के बीच कच्चा माल और तैयार माल के बीच लेन देन से है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो कमेंट करिए और नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। ये हमारी पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग एसएसटी के सारे PYQs को कवर कर रहे हैं। थैंक यू। तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञापन यानी कि सोशल एडवर्टाइजमेंट का एक उदाहरण क्या है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द सोशल एडवर्टाइजमेंट। पहला ऑप्शन है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑनलाइन सेल या फिर दूसरा हो जाएगा मैसेज टू क्रॉस अ रेलवे क्रॉसिंग सेफ्टी यानी कि रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित रूप से पार करने का संदेश या फिर किसी नए साबुन का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू सोप या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार। आप बताइए इनमें से कौन सा प्रचार ऐसा है जो कि सामाजिक विज्ञापन है। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा हमारा रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित रूप से पार करना एक ऐसा संदेश है, ये एक सामाजिक विज्ञापन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 62। यहाँ पर कहा गया मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन से हैं। व्हाट आर द टू मेन फैक्टर अफेक्टिंग द फ्री मतलब मीडिया की फ्रीडम। पहला ऑप्शन है हमारा मौसम और बिजली की आपूर्ति यानी कि वेदर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर केवल विज्ञापनों की कमी ओनली लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर सेंसरशिप और बड़े औद्योगिक घरानों का अभाव यानी सेंसरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्शकों की संख्या नंबर ऑफ व्यूज। तो बताना है इनमें से कौन से दो मेन फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मीडिया की फ्रीडम को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सेंसरशिप और बड़े मतलब उद्योगपति घरानों का प्रभाव। ये दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मीडिया की फ्रीडम को। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 63। यहाँ पर कहा गया विशाखा निर्देश 1997 महिलाओं को कहने वाले यौन उत्पीड़न से बचने के लिए बनाए गए थे।
द विशाखा गाइडलाइंस फॉर द मेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहाँ के लिए? पहला ऑप्शन है हमारा कार्यस्थल पर यानी कि वर्क प्लेस पर, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, या मैरिटल रिलेशनशिप में यानी कि वैवाहिक संबंधों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर जो हमारा विशाखा निर्देश है वो किसके लिए बनाए गए थे? कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 64। यहाँ पर कहा गया डी के बसु दिशा निर्देशन का संबंध किससे है? डी के बसु गाइडलाइंस का संबंध किससे है? रोल्स ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग, या फिर मिड डे मील इन स्कूल में है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, यानी प्रोसीजर ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड द इंट्रोगेशन। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में अपना आंसर देते रहिए, अपना चेक करते रहिए आपको कितना आता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 65। यहाँ पर कहा गया है वाई इज द कोस्टा राइस कंसिडर्ड अ हेल्दी कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पर कहा गया कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सरकार ने सेना के बजाय स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्चा किया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा वहाँ केवल शाकाहारी भोजन मिलता है, ओनली वेजिटेरियन फूड इज अवेलेबल, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वहाँ बहुत अधिक अस्पताल हैं। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकार ने वहाँ पर सेना के बजाय स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्चा किया, इसलिए वो देश क्या है? स्वस्थ देश माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 66। यहाँ पर कहा गया है विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा एक पुरुष का डॉक्टर बनना, अ मैन बिकमिंग अ डॉक्टर, ये हो सकता है तोड़ने का, या फिर दूसरा है महिलाओं के घर का काम करना, या फिर लक्ष्मी लाकर का उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनना, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा एक महिला का नर्स बनना। तो स्टीरियोटाइप क्या होती है? जो कि पहले से ही बाध्यता होती है। तो आमतौर पर नर्स के लिए हम लोग किसको मानते हैं? महिला को मानते हैं। तो इससे तो नहीं होगा, यानी ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। एक पुरुष को डॉक्टर बनना, इससे भी हमारी रूढ़िवादिता ब्रेक नहीं होगी। महिलाओं का घर का काम, ये तो पहले से ही मानता है, तो स्टीरियोटाइप में ही आ जाती है, तो इससे भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लक्ष्मी लाकरा बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन लोकोमोटिव ड्राइवर ऑफ द नॉर्थ रेलवे, यानी कि रेलवे चलाने वाली अक्सर जो है पुरुष होते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला चला रही हैं, तो क्या हो रहा है? स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 67। यहाँ पर कहा गया 67। यहाँ पर कहा गया पंडित रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? पंडिता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? वाई वाज द रामाबाई वाज गिवन द टाइटल ऑफ द पंडिता। तो पहला ऑप्शन है हमारा वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, सी कुड बी रीड एंड राइट संस्कृत। दूसरा है वह एक महान कवित्री थी, सी वाज अ ग्रेट पोएट, या फिर उन्होंने कई आश्रम खोले थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह प्रसिद्ध संगीतकार थे, ही वाज अ फेमस म्यूजिशियन। तो बताना है आपको इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। पंडित रामाबाई से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करा है, इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस क्वेश्चन को जवाब देना है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, यानी हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 68। यहाँ पर कहा गया सुल्ताना का सुल्ताना का स्वप्न की लेखिका कौन है? मतलब सुल्ताना का स्वप्न नामक जो है एक कोई रचना है, उसके लेखिका कौन है? हु रोट द सुल्ताना's ड्रीम। पहला ऑप्शन है हमारा ताराबाई शिंदे ने, दूसरा है राज सुंदरी देवी ने, या फिर अगला ऑप्शन है हमारा मुमताज़ अली ने, या ऑप्शन नंबर डी है रुकैया सुखावत हुसैन ने। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा 68 का। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रुकैया सुखावत हुसैन। किसने लिखा है? उन्होंने सुल्ताना का स्वप्न। ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 69। यहाँ पर कहा गया अमर जीवन किस भाषा में लिखी गई पहली भारतीय महिला की आत्मकथा है? अमर जीवन इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन ह्यूमन रिटन इन विच लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है हमारा मराठी में, दूसरा है बंगाली में, हिंदी में, या तमिल में। तो बताना है आपको किस में लिखी गई हैं। तो ये लिखी गई हैं बंगाली में। किस में लिखी गई है? बंगाली में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 70। यहाँ पर कहा गया है दक्षिण अफ्रीका में हेक्टर
पीटरसन से जुड़ा विरोध किससे संबंधित था? द प्रोटेस्ट एसोसिएट विद द हेक्टर पीटरसन इन द साउथ अफ्रीका रिलेट विद, किससे रिलेट कर रहा था? पॉवर्टी के खिलाफ था, यानी अगेंस्ट द पॉवर्टी। राइट टू वोट, चुनाव में मतदान के लिए था। अपने स्थानीय भाषा सीखने के अधिकार के लिए था, या फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ था? तो बताइए कौन सा होगा? साउथ अफ्रीका में था ये प्रोटेस्ट, तो ये था अपनी स्थानीय भाषा सीखने के लिए अधिकार के लिए। राइट टू लर्न देयर लोकल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 71। यहाँ पर कहा गया है जो मैन्युस्क्रिप्ट है शब्द में मनु का अर्थ क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है उसमें मनु का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा हाथ है, दूसरा है लकड़ी है, या फिर पत्ता है, या ऑप्शन नंबर डी है स्टोन है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखे हुए शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा मनु का मतलब हाथ। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 72। यहाँ पर कहा गया पुरापाषाणकालीन कुरनूल गुफाओं से क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स वर फाउंड इन द कुरनूल केव्स? पहला ऑप्शन है हमारा पकी हुई ईंटें यानी कि बेक्ड ब्रिक्स। अगला है सोने के गहने, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा लोहे के हथियार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राख के अवशेष। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यानी कि कुरनूल केव से हमें क्या मिले थे? तो राख के अवशेष, यानी कि ट्रेसेस ऑफ एश। ध्यान रखना, कुरनूल केव से क्या मिला था? तो राख के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 73। यहाँ पर कहा गया है महाराष्ट्र के पटने स्थल से किस पक्षी के आंकड़े के छिलके मिले हैं? बताना है आपको। महाराष्ट्र के ये पटने स्थल से किस पंछी के जो हैं अंडों के छिलके मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है एक्सेल ऑफ विच बर्ड वर फाउंड एट द पटने इन महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन है हमारा पिकॉक से। दूसरा हो जाएगा शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच से, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा बतख से, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईगल यानी कि बाज से। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच। एक्सेल किसके मिले हैं? पटने इन महाराष्ट्र, तो ये होगा ऑस्ट्रिच के। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 74। मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ जानवरों को दफनाने के प्रमाण क्या दर्शाता है? तो पहला यहाँ पर कहा गया व्हाट डू बरियल्स ऑफ द एनिमल विद द ग्रेव्स एट द मेहरगढ़ इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? जानवरों की पूजा होना, यानी कि पहला वाला, या फिर जानवरों की कमी होना, शॉर्टेज ऑफ एनिमल, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, या फिर केवल सामाजिक रिवाज। तो बताइए इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा। तो सही हो जाएगा हमारा मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता, तो अपने जानवर अपनी कीमती चीज़ों को अपने साथ लेकर के मतलब दफन होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 75। यहाँ पर कहा गया हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? फ्रॉम विच हड़प्पा साइट हैव एविडेंस ऑफ अ फाइल अल्टर बीन फाउंड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारा लोथल और कालीबंगा, या फिर दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हड़प्पा और चोनोदड़ो, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 75 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट हो जाएगा हमारा लोथल और कालीबंगन। ध्यान रखना कालीबंगन ये हमारा जो है यहाँ से मिले हैं हमारे साक्ष्य किसके? नगरों के अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा है फायर अल्टर्स के। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 76। यहाँ पर कहा गया ऋग वैदिक काल में सूक्त का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द सूक्ता मीनिंग इन द ऋग वैदिक पीरियड? बताना है आपको। तो पहला आंसर है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा राजा की प्रशंसा यानी कि प्रेज ऑफ किंग। दूसरा हो जाएगा युद्ध की गीत सॉन्ग्स ऑफ वार, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस जानवरों की बलि, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा अच्छी तरह से बोला गया यानी कि वेल सेड। तो बताइए क्या होगा सूक्ता का मतलब ऋग्वेद काल में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अच्छी तरह से बोला गया यानी कि वेल सेड। अगला है प्रश्न नंबर 77। यहाँ पर कहा गया मगध के महत्वपूर्ण जनपद बनने में किन नदी का योगदान था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, हर बार कहीं ना कहीं पूछी जाता है। तो यहाँ पर विच रिवर कंट्रीब्यूट टू द मगधा बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट महाजनपद? तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा और तापी, दूसरा है गंगा या सोन, तीसरा है इंदस या झेलम, या ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा और कावेरी। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। मगध का साम्राज्य बनने में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, गंगा और सोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 78। यहाँ पर कहा गया अशोक के धम्म की शिक्षा देने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? विच ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द अशोकास धम्मा? अशोका के धम्मास को उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो पहला है हमारा लेखपाल्स, दूसरा हो जाएगा मनसबदार्स, या फिर धम्म महात्मा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूबेदार। तो बताइए कौन सा होगा इसका
सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा धम्म महात्मा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79। यहाँ पर कहा गया है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्वा कौन थे? हु वर द बोधिसत्वा अकॉर्डिंग टू द महायान बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म दो पार्टों में टूटा था, एक हीनयान एक महायान। यहाँ पर पूछा गया है बोधिसत्वा अकॉर्डिंग टू महायान वाले अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है हमारा दूसरों की सहायता के लिए निर्वाण को स्थगित करने वाले व्यक्ति, यानी कि पर्सन हु पोस्टपोन निर्वाण टू हेल्प अदर, या फिर बुद्ध की मूर्तियाँ, स्टैचू ऑफ बुद्धास, या ऑप्शन नंबर सी होगा केवल सन्यासी यानी कि ओनली मॉन्क्स, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा शाही रक्षक यानी कि रॉयल गार्ड्स। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाले कि दूसरों की सहायता के लिए निर्वाण को स्थगित करने वाले, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हीं को हम लोग कहते थे बोधिसत्वास। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 80। यहाँ पर कहा गया है संगम साहित्य में विल्लाल किसे कहा जाता है? हु वर कॉल्ड द विल्लार इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में किसको कहा जाता था विल्लार? तो पहला ऑप्शन है हमारा शिल्पकार यानी कि क्राफ्टमैन को, दूसरा है स्वतंत्र किसान यानी कि इंडिपेंडेंट पीजेंट को, या फिर दास को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बूढ़े भूस्वामी यानी कि लार्ज लैंड बड़े भूस्वामी को। तो यहाँ पर बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा इन चारों में? तो 80 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बड़े भूस्वामी को ही हम लोग विल्लार कहते थे। विल्लार कहते थे बड़े भूस्वामी को, लार्ज लैंड ओनर को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 81। यहाँ पर कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा मौर्य गुप्त और कुषाण के बीच में, या फिर चोल चेर पांड्य के बीच में, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाल प्रतिहार या राष्ट्रकूट के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुगल मराठा और सिख के बीच में। तो ये जो है मतलब तीन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, तो बताना है आपको वो तीन लोग कौन से थे इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन थे? एक तो थे पाल, दूसरे थे प्रतिहार और तीसरा था राष्ट्रकूट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 82। उससे पहले थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं सीटेट एग्जाम को अच्छे से पास करना तो आपको PYQ सॉल्व करने होंगे। PYQ के लिए हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, 100 से ज़्यादा ही, 120 प्लस हैं किसके CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो CDP को पास करना है तो आपको ये सवाल को देखना जरूरी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्योर PYQ हैं उनको आप सॉल्व करिए और अच्छे से अपना एग्जाम पास करिए। अगली वीडियो है हमारी 100 EVS की, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो हमारे SST के PYQs हैं इनकी वीडियो भी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास ऑलरेडी हमने कवर करा दी है, अगर आपने ना देखी तो देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपका जो है सीटेट का एग्जाम बिल्कुल भी ना रुके और आप अच्छे से पास कर पाएँ। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा है प्रश्न नंबर 82। यहाँ पर कहा गया चोल प्रशासन में यहाँ पर कहा गया साल भोग किस प्रकार की भूमि थी? इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोल प्रशासन में आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज शाला भोग कैसी भूमि थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालय के रखरखाव में दी गई भूमि, या फिर दूसरा है मंदिर को दी गई भूमि, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन संस्थानों को दी गई भूमि। तो बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि विद्यालयों के रख रखाव को दी गई भूमि को हम लोग कहते थे शाला भोग। ध्यान रखना पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 83। यहाँ पर कहा गया अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ओनली वार्स, यानी कि केवल वारों का जिक्र है, लड़ाइयों का जिक्र है, युद्धों का जिक्र है, या फिर अकबर की प्रशासनिक नीतियों का जिक्र है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ अकबर, या अकबर के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र है, या फिर अकबर के पूर्वजों का जिक्र है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो जो अकबरनामा है फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें क्या किया गया है? अकबर के पूर्वजों का जिक्र किया गया है, यानी कि अकबर के पूर्वजों का जिक्र है किसमें? वॉल्यूम फर्स्ट में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर, आपको बताना है इसे कि अकबरनामा को लेकर के अगर आपने NCERT पढ़ा है तो अकबरनामा के कितने पार्ट आए थे, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कितने पार्ट में ये पब्लिश हुई है, कितने वॉल्यूम इसके आए हैं। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 84। यहाँ पर कहा गया अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया है? हु प्रोपाउंड द फिलॉसफी ऑफ अद्वैत। पहला ऑप्शन है हमारा रामानुजा। अगला है शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी है कबीर ने, या ऑप्शन नंबर डी है बसवन्ना ने। तो यहाँ पर कबीर तो नहीं हो सकते हैं, बताइए रामानुजाचार्य और शंकराचार्य इनमें से कौन होगा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बसवन्ना, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 85। यहाँ पर कहा गया विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत
देने वाले रामानुजाचार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रामानुजा हु प्रोपाउंड द विशिष्ट अद्वैत बिलोंग टू विच रिलीजन? पहला ऑप्शन है हमारा केरला, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो बताना है कहाँ से संबंधित थे वो, तो वो थे हमारे कर्नाटक से। और इनका ध्यान रखना, इन्होंने क्या दिया है, तो विशिष्ट अद्वैत का जो है सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? रामानुजन ने दिया है, रामानुजाचार्य ने दिया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 86। यहाँ पर कहा गया हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया था सहायक संधि? तो पहला ऑप्शन है हमारा वेलेस्ली ने, या फिर दूसरा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, यानी पहला वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 87। यहाँ पर कहा गया सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की? हु इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी? तो बताना है कौन कर किसने की थी, किस वायसरॉय ने की थी? पहला है लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा है डलहौजी, वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करे गए हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान रखना। पैरामाउंसी यानी कि सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की? हेस्टिंग ने की थी। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 88। यहाँ पर कहा गया है आधपन की मात्र भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? मतलब व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल? तो जो हमारी इंसोलेशन की रेज हैं, जब वो इक्वेटर से पोल की ओर जाती हैं तो फिर क्या होता है? पहले हमारा क्या होता है, पहले घटती हैं फिर बढ़ती हैं, या फिर समान रहती हैं रिमेन सेम, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घटती जाती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बढ़ जाती हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाती हैं। तो बताना है आपको व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो फिर क्या होता है, इंसोलेशन का अमाउंट कैसा होता है, बढ़ता है या फिर घटता है? बताना है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे सी वाला, यानी कि डिक्रीज होती हैं। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, इंसोलेशन कम होता रहता है, क्योंकि उसकी रेस जो है इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्लेंटली जाती हैं, इस वजह से वहाँ पर कम होती हैं इंसोलेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटती हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 89। यहाँ पर कहा गया व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ द चेंजेस इन द सीजन? मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन द अर्थ पोजीशन अराउंड द सन, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, या फिर मूवमेंट ऑफ द मून। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 90। यहाँ पर कहा गया एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द एक्सोस्फीयर? तो पहला है लोएस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, मिडिल लेयर है, या फिर ओजोन लेयर है? तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये जो हमारी होती है, ये होती है अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर। और जो अब आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है। तो बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को भी जरूर देखें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर कहा गया इफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक कंटेन एन इशू डैट में क्रिएट डिस्कम्फर्ट इन द क्लासरूम व्हाट शुड अ टीचर डू? यानी यहाँ पर कहा गया यदि सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक में ऐसा मुद्दा आता है जिससे कक्षा में असुविधा यानी कि डिस्कम्फर्ट होता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, या फिर दूसरा है इग्नोर सच इशूज यानी कि ऐसे मुद्दों को अनदेखा कर देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा संवेदनशीलता और सभी छात्र की गरिमा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा केवल ठोस परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित यानी कि फोकस ऑन द फैक्चुअल डेफिनेशंस। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। देखिए हम लोग ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इग्नोर करना भी गलत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, सेंसिटिविटी के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया, आपने पढ़ा रहे हैं कास्ट सिस्टम वाला मुद्दा आ गया, कोई बच्चा ऐसा है जो दलित समुदाय से आ रहा है, किसी ऐसे भी डिप्रेस्ड क्लास से आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट ना फील हो, उस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखते हुए तो कैसे करेंगे, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग बच्चों को समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया एज अ टीचर हाउ विल यू गाइड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्रेजुडिस? तो यहाँ पर कहा गया एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों के पूर्वाग्रह प्रेजुडिस यानी कि पहचानने के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे। बताइए पूर्वाग्रह को कैसे टैकल करेंगे आप।
तो पहला ऑप्शन है हमारा उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए कहेंगे, आस्क देम टू यूज़ ओनली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर इनकरेज करेंगे देम टू लुक फॉर द एविडेंस फॉर वॉट दे आर रीड, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसी विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहना। हम उनसे कहेंगे कि कुछ विशेष घटना के लिए कुछ विभिन्न स्रोत हैं उनको देखिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आस्क देम टू रिफर्ड ओनली टू सोर्स पब्लिश्ड बाय द फेमस पर्सनैलिटीज़, केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित स्रोतों के लिए देखने के लिए कहना। तो बताइए कौन सा होगा, हमें क्या करना है, स्टूडेंट की आइडेंटिफाई करनी है प्रेजुडिस को, यानी कि पूर्वाग्रह को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा वे पढ़ते हैं उनके प्रमाण यानी कि एविडेंस तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हम उनसे कहेंगे कि आपको ऐसा पढ़ना है कि आप कोई एविडेंस मतलब इनकरेज करेंगे उन्हें कि देखिए एविडेंस क्या है, व्हाट फॉर द रीड, आप क्या पढ़ रहे हैं उसका एविडेंस क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको इनकरेज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन द सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सहयोग के कौशल को आंकना, यानी कि एसेस करना कोऑपरेशन स्किल्स को, मतलब बच्चे आपस में सहभाग करके कैसे जो है अच्छा परिणाम निकाल लें। या फिर अगला हमारा है विषयगत ज्ञान यानी कि कंटेंट नॉलेज को आंकना, या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा एसेस करना रिस्पांस को और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को, या फिर एसेस करना ओनली स्पीड ऑफ द फाइंडिंग आंसर। क्या ऐसा हो सकता है हम लोग स्पीड फाइंड करने के लिए करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। बच्चे 3 ऑप्शन में देखिए, तो सहयोग के कौशल को आंकना, या फिर विषयगत ज्ञान यानी कंटेंट नॉलेज को आंकना, या फिर हमारा हो जाएगा एसेस करना रिस्पांस और क्रिटिकल थिंकिंग को। तो यहाँ पर यही हमारा सही हो जाएगा प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक सोच के कौशल को आंकना, तो सही वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर कहा गया वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक मिनिमम वेजेस, यानी कि न्यूनतम वेतन विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा मजदूर के हितों की रक्षा को, या फिर उत्पादकों यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट को, या फिर प्रोटेक्शन करेंगे किसका, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। जब मिनिमम वेजेस की हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मिनिमम वेजेस किसको मिलते हैं, वेजेस मिलता है न्यूनतम वेतन के लिए, हम लोग ध्यान देंगे मजदूरों पर, यानी कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। इसमें प्रोड्यूसर का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दीज वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि मजदूरों के हितों की रक्षा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स फोटोग्राफ गिवन इन द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए चित्र और फोटोग्राफ का क्या महत्व है, बताना है आपको उनका महत्व क्या है, क्यों दिए गए हैं उसमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन करते हैं किसको, कॉन्सेप्ट को, या फिर दे क्रिएट द क्यूरियोसिटी एंड अटेंशन, मतलब वे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पार्लियामेंट की जो इमेज बनी हुई होगी तो बच्चा थोड़ा देखिएगा कैसा क्या बना हुआ है, तो उन चीज़ों पे उसका ध्यान जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं और क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। या फिर टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर देन वर्ड्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाने के लिए, शब्दों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग इन चित्रों का यूज़ करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ये केवल पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए भराव सामग्री है, मतलब दे आर द ओनली फेलियर टू मेक द बुक अट्रैक्टिव, ऐसा तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यूरियोसिटी पैदा करना और अट्रैक्शन यानी कि ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहा गया विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कल्चर इन द क्लासरूम, यहाँ पर कहा गया कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना, आपको जो क्या करना है, डेवलप करना है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कल्चर, तो क्या करें, केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। अगला हमारा है दूसरा है वाद विवाद परामर्श के माध्यम से अधिगम के सहयोगी, मतलब करना क्या होगा, आपको एक लर्निंग को एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बनाना होगा, किसके जरिए, डिबेट के जरिए और डिस्कशन के जरिए, कोई मैटर होगा उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिगम को सहभागी प्रक्रिया बनाना हो जाएगा। अगला होगा वर्किंग ऑन द सेल्फ अवेयरनेस टू रिड्यूस द प्रेजुडिस अराइजिंग फ्रॉम द सोशो कल्चरल डिफरेंसेस, यहाँ पर कहा सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं से उत्पन्न पूर्वाग्रह को कम करने के लिए आत्मबोध पर ध्यान काम करना,
या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाजार में उपलब्ध तैयार परियोजनाओं पर ध्यान देना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बताइए कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा टीचर जो है अप्रोच यूज़ करेगा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के लिए। तो यहाँ पर जो सही है वाद विवाद वाला, यानी कि हमें क्या करना होगा, डिबेट और डिस्कशन पर ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया विच टॉपिक इज सुटेबल फॉर डिबेट। कौन सा टॉपिक सुटेबल है के लिए डिबेट इन सोशल साइंस क्लासरूम, यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है हमारा मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप, या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो बताना है आपको गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की पहल, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार सृजन में प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक है क्लासरूम में सोशल साइंस में डिस्कशन के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, समाज से रिलेटेड हुई बात है, यानी कि सोशल साइंस के बारे में। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग गरीबी को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा किसके लिए, डिबेट के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला सोशल साइंस में ये हमारा सही होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया विच नॉर्म कंसर्न आर फोकस्ड इन द सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में किन मानकीय पक्षों नॉर्मेटिव कंसर्न का पर ध्यान दिया जाता है। तो बताइए कौन सा नॉर्मेटिव कंसर्न है जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा समानता और न्याय, या फिर मानवीय गरिमा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि परस्पर आदर, या फिर हो जाएगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता। तो बताइए मानवीय पक्षों पे ध्यान केंद्रित करता है कौन सा सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा हमारा समानता और न्याय, यानी कि इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात ज़्यादा करते हैं हम लोग किसमें, यही नॉर्मेटिव कंसर्न होते हैं किसमें, सोशल साइंस में ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया विच इज़ द बेस्ट क्वेश्चन टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि दीवानी कानून और अपराधी कानून की समझ को आंकने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा होगा। बताइए मतलब आपको जानना है कि दीवानी कानून और अपराधी कानून की समझ को आंकने के लिए कि बच्चा कितना समझ पाया है, तो कौन सा प्रश्न आपसे पूछेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, समाचार पत्र से किसी अपराध को चुनें और कारणों सहित वर्गीकृत करें कि वह दीवानी है या अपराधी है। मतलब सेलेक्ट करेंगे क्राइम फ्रॉम द न्यूज़पेपर और कहेंगे क्लासीफाई इट विद द रीज़न कि ये क्यों सिविल है या फिर क्रिमिनल केसेस हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है भारत की कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें, इससे कुछ होगा नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला है एस्टिमेट डाटा ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 वर्षों का डाटा का अनुमान लगाएं, इससे भी कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कहा गया केवल अंतर दर्शाने के लिए, मतलब अंतर दर्शाने के लिए, मतलब एक डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट का। मेक अ फ्लो चार्ट ओनली शोइंग द डिफरेंसेस। तो इनमें से बताइए सही आंसर कौन सा होगा। अब सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस, तो हम लोग क्या करेंगे किसी केस के माध्यम समझाएंगे, यानी यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वाई आर द स्टोरी बोर्ड यूज इन द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्र और पट यानी कि स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बुक, बुक की सुंदरता बढ़ाने के लिए, टू अट्रैक्ट अटेंशन थ्रू द लाइवली प्रेजेंटेशन एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर डिस्कशन, यानी कि जीवंत प्रस्तुति द्वारा विषय को ध्यान और आकर्षित और चर्चा के मानसिक तैयारी के लिए करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, बच्चे का मनोरंजन हो जाए उसके लिए, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कहानियों को आसानी से ढूंढने के लिए। तो बताइए यहाँ पर स्टोरी बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं सोशल साइंस में। सिंपल सी बात है, स्टोरी बोर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे, काहे के जरिए, एक लाइवलीहुड प्रेजेंटेशन यानी कि जीवंत प्रस्तुति के द्वारा, और प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट को काहे के लिए, डिस्कशन के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द मेन एम, यानी कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है विद्यालयों में। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इन द स्कूल्स। हम लोग सोशल साइंस को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है, सोशल साइंस को क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में, इसका बताना है आपको यहाँ पर आंसर। तो पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों में अपनी सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान और मनोवृत्ति विकसित करना, यानी कि डेवलप करना करेक्ट नॉलेज एटीट्यूड किसके अंदर, बच्चे के अंदर, टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में।
तो पहला ऑप्शन ये हमारा है। दूसरा है प्रोवाइड करना ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए ये जो ओनली होते हैं ना, ये अक्सर जो है एक्सट्रीम वर्ड में आते हैं और ये ऑप्शन सीटेट के एग्जाम में मेनली गलत होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये ओनली देखिएगा तो ये गलत ही होंगे। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए सेंस क्या निकल रहा है। यहाँ पर क्या किया, टू डेवलप ओनली द एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ओनली अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब हम लोग को ऐतिहासिक काल की सूचना प्रदान करनी है, या फिर केवल प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक जांच विकसित करना है, या ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है, तीनों ही आंसर गलत दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग क्यों पढ़ाएंगे बच्चे को, ताकि छात्र अपने सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। विच सब टॉपिक्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। मतलब कौन सा सब टॉपिक जो है बहुत ही सही होगा किसके लिए, लेसन प्लान को बनाने के लिए। और थीम कौन सी है, मार्केट है। मार्केट थीम के लिए आपको लेसन प्लान बनाना है, तो आपको सब थीम कौन सी सेलेक्ट करनी होगी। पहला ऑप्शन है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, या फिर देयर चेन यानी कि बाज़ारों के प्रकार और उनकी श्रृंखलाएँ, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, यानी कि बाज़ारों में असमान अवसर, या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बार्गेनिंग इन द मार्केट, बार्गेनिंग होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो बताइए लेसन प्लान के लिए कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक आप होगा जो उसमें से लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो टाइप्स ऑफ मार्केट होगा। थीम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि हमारी थीम क्या है, मार्केट है, तो मार्केट के बारे में हम लोग किस पे बताएंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी चेंज कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग किस पे लेसन प्लान बनाएंगे, ये वाला टाइप्स ऑफ मार्केट और देयर चेंज। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन है टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है ब्रेक करना है किसको, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को इन द क्लासरूम। व्हाट शुड अ टीचर डू। यहाँ पर क्या कक्षा में जो है जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेक बॉय एंड गर्ल सिट टुगेदर, यानी कि लड़के और लड़कियों को साथ बैठा लिए, और चेंज सीट अरेंजमेंट वीकली, और मतलब वीकली में सीटों का अरेंजमेंट को चेंज करिए। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज करिए जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ कराइए जिसमें जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़ हों। तीसरा क्या है हमारा, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक क्लीननेस इक्वली एमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि स्वच्छता जैसी जिम्मेदारियाँ जो है छात्र और छात्राओं में समान रूप से बांटना है आपको, कोई भी मतलब वो नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया लड़कों और लड़कियों की उत्तर पुस्तिकाएं एक दूसरे से जांच करवाना। तो बताइए यहाँ पर कैसा क्या काम करें हम जिससे उनकी रूढ़ि बाध्यताओं को मतलब ख़त्म किया जा सके। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही होगा हमारा, हमें ऑर्गेनाइज करना होगी ऐसी न्यूट्रल एक्टिविटीज़ को जिसमें लड़का लड़की कोई भेद ना रहे, यानी कि लिंग तटस्थ गतिविधियों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। गलत नहीं होते हैं, आमतौर पर सीटेट में ऑप्शन आसपास के ही होते हैं, थोड़ा सा मैच कर होते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब में सही होती है, लेकिन जो आपको बिल्कुल सही दिखेगा वही सही आंसर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन द सोशल साइंस क्लासरूम। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि करेक्ट है। इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन द सोशल साइंस क्लासरूम, सामाजिक विज्ञान कक्षा में बच्चों के अनुभवों को शामिल करने में संबंध में कौन सा कथन सही है कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं वो एक्सपीरियंस लेते हैं ब्रिंग फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द क्लासरूम, मतलब बच्चे बाहरी विश्व के अनुभव कक्षा में लाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा रियलिटी एनालाइज, पहले एनालाइज करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, हाउ टू मूव टुवर्ड द आइडियल्स, यानी कि यथार्थ को दर्शाते हुए विश्लेषण करना चाहिए, आदर्श की ओर कैसे बढ़ें इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगला हमारा है तो यहाँ बताना है आपको इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा होगा 14 का सही आंसर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन जो है मतलब स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बाहरी विश्व के अनुभव को कक्षा में लाते हैं, मतलब उनका जो बाहर का अनुभव होता है उसके साथ ही वो कक्षा में आते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया पाठ्य पुस्तक के उपयोग में संबंध में सही दृष्टिकोण क्या है, मतलब पाठ्य पुस्तक के कंटेक्स्ट में कौन सा अप्रोच इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, शुड बी कंसीडर्ड द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमें एटमॉस्फेयर से भी सीखना चाहिए, सोसाइटी से भी सीखना चाहिए और खेल करके भी सीखना चाहिए, तो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा। अगला हमारा है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू रीड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हमें क्या करना चाहिए छात्रों को पाठ्य पुस्तक से परे जा करके अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा सूचनाओं को छात्रों के स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने में मदद करनी चाहिए। तो बताना है आपको यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप पुस्तक के बाहर जाकर के भी बातों को समझें, मतलब किताबी ज्ञान में ही सिर्फ सीमित नहीं रहना है, आपको अलग अलग चीज़ों से एक्टिविटीज़ करके आपको ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू रिमूव द मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने का रचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा भ्रांतियों को अनदेखा करना, क्या करेंगे हम लोग, भ्रांतियों को अनदेखा कर देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सजा देना या फिर लटाना। या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रांतियों के प्रयोक्तर हेतु चर्चा के मौके उपलब्ध कराना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा इनमें से सही आंसर। छात्रों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा जो है मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, उनको क्या करेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे मिसकंसेप्शंस पे, मतलब भ्रांतियों के प्रयोक्तर हेतु चर्चा के मौके उपलब्ध कराना। जो भी भ्रांति है उसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में और फिर इसको जो है थोड़ा सा दूर करेंगे कि ये यहाँ पर गलती है और इसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सरल से जटिल की ओर बढ़ने के सही क्रम क्या है। बताना है आपको करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से सिंपल से कॉम्प्लेक्स, किसमें, सामाजिक शिक्षा में, मतलब यही सामाजिक विज्ञान में। तो पहला ऑप्शन है हमारा परिवार में रहना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पड़ोस में परिवार यानी कि फैमिली इन द नेबरहुड, या फिर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि बहुत पहले से समुदाय कम्युनिटी इन ऑफ एंशिएंट टाइम्स, या ऑप्शन नंबर डी होगा फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो बताना है आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में सरल से जटिल की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या होता है, सबसे पहला सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा, यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो सबसे पहले आएगा फैमिली में यानी कि परिवार में रहना, उसके बाद क्या करेंगे पड़ोस में परिवार यानी कि आसपास के सब में जो है एक पारिवारिक माहौल की तरह तौर पर रहना, फिर क्या होगा हम लोग बहु पहले समुदाय यानी कि कम्युनिटी ऑफ एंशिएंट, तो कम्युनिटी क्या होंगी, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। उसके बाद हम लोग क्या होगा भारत में वन क्षेत्र, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो पहला होगा, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये इस तरीके से जाएंगे। तो ये हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है, पहले से दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो ये हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया विच एक्टिविटी आर द सुटेबल फॉर द स्टडिंग लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको पढ़ने के लिए हमें कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के भ्रमण करने चाहिए यानी कि विजिट टू द लोकल हेल्थ केयर सेंटर, या फिर डिस्कस करना चाहिए वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर, हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ सर्विस पुअर को क्यों प्रोवाइड करती हैं या फिर गरीबों को क्यों देती हैं। अगला है विश्व में कुपोषण के आंकड़े दिखाना, मतलब शो द मेल न्यूट्रिशन डाटा ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा ओनली मेमोराइजिंग द हेल्थ रिलेटेड फैक्ट, मतलब बच्चों को याद कराना है रिलेटेड फैक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ओनली भी लगा है और दूसरी बात है इसका सेंस भी नहीं निकल रहा, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। आंकड़े दिखा करके भी हम कुछ खास नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर सही बन रहा है, यही हमारा, हम लोग क्या करेंगे विजिट करेंगे। भाई हमें क्या करना है, स्टडी करनी है काहे के बारे में, लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हम क्या करेंगे लोकल हेल्थ सेंटर पर जाएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पर, उससे हम सीखेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है, क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा पहला वाला। इस डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ की, तो हम लोग क्या करेंगे जाकर के देखेंगे और समझेंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया बेस्ट प्रोजेक्ट बताइए, प्रोजेक्ट वर्क टॉपिक फॉर द स्टूडेंट लिविंग इन द रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कार्य विषय क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की स्थला कृतियाँ, या फिर लाइफ ऑफ एंशिएंट किंग यानी कि प्राचीन राजाओं का जीवन कैसा होता था, इसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाएं होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी होगा स्पेस रिसर्च। तो यहाँ सिंपल सी बात है, बच्चा कहाँ रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, तो किससे रिलेट करेगा, कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाओं से, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, यही उसका जो है बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे एग्जाम में, यानी कि 20 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2-4 वीडियो देख लीजिए आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसी वीडियो को पूरा देखिए, 1-2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करते हुए आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा, और चैनल पर अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जैसे एसएसटी के PYQs हैं, कई सारे करवा रखे हैं हमने, और CDP के 100 से ज़्यादा PYQs के वीडियोज़ के मैराथन है, EVS के हैं, तो ये सारी वीडियोज़ को आप देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आराम से पास कर सकें। तो PYQ ही मैटर करता है एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए PYQ ही मैटर करता है, तो जरूर करिएगा। और चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्षों में क्या शामिल होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नॉर्मेटिव कंसर्न ऑफ द सोशल
साइंस। पहला ऑप्शन है हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और जस्टिस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको देना है इसका आंसर, ये रिपीट हो चुका है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द डिस्कशन ऑन अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो बताना होगा यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझिए पहले। देखिए, सकारात्मक विभेद यानी कि अफर्मेटिव एक्शन पर चर्चा के लिए क्या प्रासंगिक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड इक्वलिटी, यानी कि न्याय पर परस्थ और बराबरी में क्या अंतर होता है, इसको समझाना। तो इससे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव एक्शन होगा या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। कौन सा, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको समझाना होगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। या फिर दूसरा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये तो नहीं जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को ही बात कर रहा है। अगला हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के बारे में बताना। तो इससे क्या होगा, अफर्मेटिव एक्शन भी होगा और एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, यही वाला हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही था इसका अफर्मेटिव एक्शन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका टीचिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, शिक्षा अधिगम का साधन नहीं है। तो पहला हो गया हमारा टेक्स्ट बुक, दूसरा हो जाएगा मैप, तीसरा है प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमूना मॉडल। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा हमारा प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, बाकी टेक्स्ट बुक भी है और मैप भी हो जाएगा और मॉडल भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द सोशल साइंस टीचिंग इन स्कूल। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को अपने सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान और मनोकृत विकास करना, केवल ऐतिहासिक सूचना प्रोवाइड कराना। ये क्वेश्चन भी हम लोग करवा चुके हैं, ये रिपीट कर गया है, थोड़ा सा गलती हो गई है, तो इसको भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद से समतावाद की ओर स्थानांतर क्यों आवश्यक है। वाई इज द शिफ्ट फ्रॉम द यूटिलिटेरिज्म टू एगैलिटेरिज्म नेसेसरी इन द सोशल साइंस। तो बताना है आपको उपयोगितावाद से समतावाद की और स्थानांतरण क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, डेवलपमेंट के प्रॉब्लम पर केवल फोकस है, या फिर क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि उपयोगितावाद केवल सूचनाओं पर ध्यान देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह आवश्यक नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा हमारा क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच जो है नहीं सफिशिएंट है किसके लिए, अंडरस्टैंड द इशू रिलेटेड टू द इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उपयोगितावाद से समतावाद की ओर बढ़ना पड़ता है, इक्वालिटी की ओर थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि जो पुरानी मान्यताएं थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड पेरेंट्स, यानी कि विद्यालय और अभिभावक के बीच में कौन सा संबंध का स्टेटमेंट सही है, मतलब उनके संबंध से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है स्कूल में माता पिता बच्चों को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, मतलब स्कूलों को माता पिता को बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है समुदाय के साथ संपर्क अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कूल की दुनिया को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, अभिभावकों को भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा सही हो जाए क्योंकि ये सारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। आखिरी वाला ऑप्शन क्या था हमारा, अभिभावकों को केवल परीक्षा परिणाम के समय बुलाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे आपको टीचर के तौर पर आपको उनको बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ वीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको डिस्कस करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर कहा गया प्रारंभिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक मुद्दे को नवीनतम सूचना देने ताकि छात्र उन्हें याद कर सकें। अगला है डेवलपिंग द एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कैसी, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक थिंकिंग को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी वाला, छात्रों को लगातार याद दिलाना कि हर समस्या सामाजिक विज्ञान से हल हो सकती है, या ऑप्शन नंबर डी होगा केवल ऑप्शन आ गया ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया गलत। बाकी ऑप्शन से बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कैसे थिंकिंग, एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक थिंकिंग को हमें
डेवलप करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया समानता विषय पर छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ सबसे अच्छी हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पिछली कक्षा में दिए गए उदाहरणों पर चर्चा करना, या फिर छात्रों को छोटे समूह बनाकर समानता के नए उदाहरण ढूंढने के लिए कहना, या फिर नए उदाहरण पर चर्चा करना जहां लोगों के साथ असमानता हुई हो। तो बताइए क्या करेंगे। हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है, इंश्योर करना है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑन द टॉपिक ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के टॉपिक पर बच्चों की समझ को और बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, जो पहले पढ़ाया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे, या कुछ नए एग्जाम्पल के लिए कहेंगे उनसे, या अलग अलग ग्रुप में बना के बैठा देंगे। तो सारे काम करेंगे, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर कहा गया वाइल डिस्कसिंग द अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा डिफरेंस बताना होगा इक्विटी पर और इक्वालिटी पर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यूनिवर्सल अलर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अभी हम लोग करके आए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा इसमें, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये भी जो है रिपीट कर गया, सॉरी फॉर डैट। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, हाँ ये भी रिपीट कर गया। तो ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हमने ऊपर ही करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा।